Welcome to the Sunday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic and business news of the day. And today we'll also be taking calls from you on mutual fund and related issues. The numbers on which you can call us are 2331-4444, 2371-7106 and 2371-7117. My name is V. Ravi Kumar and with me is my co-anchor in Hindi, Manoj Pathak. नमस्कार। मार्केट मंत्र के ताजा अंक में आपका स्वागत है। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह हम देश और दुनिया की चुनी हुई कारोबारी खबरों को लेकर आज हाजिर हैं। आज रविवार है और आज के दिन हम खास तौर से आपको आमंत्रित किया करते हैं अपने साथ जोड़ने के लिए और पूछने के लिए म्यूचुअल फंड से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल। आप म्यूचुअल फंड से संबंधित जानकारियों के लिए हमें डायल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 2331-4444, 2371-7106 या फिर 2371-7117। हमारे साथ खबरों पर चर्चा और आपके सवालों का जवाब देने के लिए आज आमंत्रित हैं ऑनलाइन म्यूचुअल फंड्स के जाने माने विशेषज्ञ धीरेन्द्र कुमार। धीरेन्द्र जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद आपका। आइए शुरुआत करते हैं अंग्रेजी में हेडलाइन से, जिसे लेकर मौजूद हैं वी रवि कुमार। RBI Governor Shaktikant Das cautions depositors to be careful while chasing high returns. Foreign funds pull out 8,879 crore rupees so far in December. And Brent crude oil futures shoot up 8% during the week to end at $75.15 a barrel. भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने जमाकर्ताओं को अपनी जमा राशि पर ऊंची ब्याज दर पाने की चाहत के प्रति आगाह किया। देश में इस वर्ष दिसंबर महीने में विदेशी कोष की ओर से अब तक 8,879 करोड़ रुपए की पूंजी निकासी की गई और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में ब्रेंट कच्चे तेल की कीमत इस सप्ताह 8% बढ़कर $75.15 प्रति बैरल पर पहुंची। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने अपनी जमा राशि पर ऊंचा रिटर्न चाहने वालों को आगाह करते हुए कहा है कि ऐसा करना जोखिमपूर्ण हो सकता है। आज नई दिल्ली में जमाकर्ता प्रथम 5 लाख रुपए तक के समयबद्ध जमा राशि बीमा भुगतान की गारंटी विषय पर आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक की सभी नीतियों और कार्यों का दिशा निर्देशक सिद्धांत है जमाकर्ता पहले। उन्होंने कहा कि जमा बीमा राशि का भुगतान अंतिम उपाय होना चाहिए। श्री शक्तिकांत दास ने कहा कि जमाकर्ताओं को हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अधिक ब्याज दर की चाहत रखने से आमतौर पर जोखिम भी अधिक उठाने पड़ते हैं। उन्होंने कहा कि रिजर्व बैंक जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा के लिए सभी दिशा निर्देशों को प्रभावी बनाए रखने का हमेशा प्रयास करता है। Our first caller for this evening, Pradeep from Delhi, is online with us. Pradeep, welcome to Market Mantra. सर नमस्कार सर, मार्केट मंत्रा टीम को मेरा अभिनंदन। जी स्वागत। सर एक्चुअली में मेरे जो पर्टिकुलर्स है उससे किसी ने लोन ले लिए है। मेरे को अगर मेरे को लोन क्रेडिट होता तो कम से कम मेरे खाते में तो आता, जिस कारणवश क्या हो रहा है कि मुझे कहीं से लोन नहीं मिल पा रहा। इवन दो मुझे व्हीकल लोन भी नहीं मिल पा रहा है। मैंने इसके लिए ना ऑनलाइन कंप्लेंट भी डाली थी civil.com पे। वहां से मुझे कई बार मेल आया, बट उसमें लॉगिन करने के लिए वो बोल रहा है कि सब्सक्रिप्शन जमा कराओ। ठीक है, मुझे बताया कि मैं अपना सिविल कैसे ठीक कर सकता हूँ। Although this is not related to mutual funds, we'll request all our listeners to please call in with mutual funds related questions. But if you would like to add something to this, Dhirendra, please go ahead. Otherwise, we'll... No, I really don't have much of an understanding of how this works. But it is very unlikely, it should be a solvable problem. And I think, this is also as much a case, if you are confident that you have never borrowed money, then it is actually forgery being perpetrated. And you should just put the fact that you have never borrowed and just resolving this should not be, to my understanding, it should not be even a paid service. आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। Foreign funds continue to be net sellers in the domestic markets to the tune of 8,879 crore rupees so far in December. As per depositories data, foreign portfolio investors took out 7,462 crore rupees from equities and 1,272 crore rupees from the debt segment and another 145 crore rupees from hybrid instruments
during December 1 to December 10th. This took the total net outflow to 8,879 crore rupees during this period. Last month, foreign portfolio investors were net sellers to the tune of 2,521 crore rupees in the domestic markets. धीरेन्द्र जी, हम यहाँ पर आपकी प्रतिक्रिया समझना चाहेंगे। विदेशी पूंजी निवेशकों की ओर से लगातार भारतीय पूंजी बाजार से अपनी पूंजी की निकासी हो रही है, बिकवाली लगातार पिछले कुछ अरसे से हम देख रहे हैं। म्यूचुअल फंड क्षेत्र इससे कितना प्रभावित हो रहा? म्यूचुअल फंड क्षेत्र इससे प्रभावित नहीं होता क्योंकि विदेशी निवेशक म्यूचुअल फंड के जरिए नहीं लगाते हैं जी। लेकिन अगर विदेशी निवेशकों का पैसा अगर लगातार निकलता रहा तो अभी तक हमारे बाजार में काफी हद तक एक काउंटर बैलेंस बिल्ड हो गया है म्यूचुअल फंड के जरिए। जो ईपीएफओ का पैसा आता है हर महीने, जो कि अभी इक्विटी में भी लगना शुरू हो गया है, नया पेंशन सिस्टम उसके जरिए भी, तो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स का जो पैसा है उसका क्वांटम काफी ज्यादा है, जिस वजह से हमारे बाजार पे उसका खासा असर नहीं हो रहा है। नहीं तो पहले 2-3 साल पहले जो स्थिति थी कि विदेशी निवेशक जब पैसा निकालते थे और इस मैग्नीट्यूड का जब निकलता था तो बाजार बहुत ही रफ्तार से गिरता था, लेकिन उसका असर दिख रहा है। अगर बाजार में भारी बढ़त नहीं हो रही है तो उसके पीछे कारण यही है कि विदेशी निवेशक एक तरफ निकाल रहे हैं और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स लगा रहे हैं और काउंटर बैलेंस की वजह से कम गिर रहा है। हमारे साथ एक श्रोता फोन लाइन पर जुड़ना चाह रहे हैं, हम आमंत्रित करना चाहेंगे अपने श्रोता को अपना परिचय दे दे। संजीव जी हमारे साथ हैं फोन लाइन पर। संजीव जी, स्वागत है आपका, सवाल पूछें। सचिन जी। सर, हेलो जी, आप जुड़ चुके हैं सचिन, सवाल पूछें। हाँ जी सर, मुझे आईटी रिटर्न के बारे में पूछना है। सर, हमें अगर कुछ प्रॉफिट होता है शॉर्ट टर्म या फिर लॉन्ग टर्म प्रॉफिट, हम आग्रह करेंगे सचिन जी सहित अपने उन तमाम श्रोताओं से कि आज का हमारा जो कार्यक्रम है वह मुख्य रूप से म्यूचुअल फंड पर केंद्रित है। आप अपनी म्यूचुअल फंड से संबंधित जो भी कह लें कि सवाल आप पूछना चाहते हैं उसके लिए आमंत्रित हैं। अन्य विषयों पर आपके सवाल हैं तो आप शनिवार या सोमवार के हमारे फोन इन कार्यक्रम में संपर्क करें, हम प्रयास करेंगे कि वहां आपको उचित जवाब दे सकें। Dhirendra, as the due date or the deadline for the IT returns is fast approaching, a lot of our callers typically ask us this, that I have investments only in mutual funds, not in shares or in fixed deposits. I want to know what is my capital gain status. Is there one point where I can get all my mutual funds capital gains status for filing my income tax returns? Yes. One is that, you need two things. One is that, you should take your, as of March 31st, as on statement, all your investment balances. And it is important to file it because the government knows it anyway because of, the tax information network that exists today. But more than that, this is your asset which is getting created. And by not filing it, basically you are putting your, making your legitimate money unaccounted for. So one is to disclose, and the other is to disclose, to calculate your capital gains and, and whether it be short term or long term, depending on the kind of investment and depending on the period of investment. And this is something which is available for each and every investment that you have redeemed during the financial year. And it is available on demand with one of the two registrars to which, which are the service provider for almost for all the mutual fund, not almost, but all the mutual funds. They are either at Karvi or CAMS, so you can request your capital gain statement, and it will give you a very precise calculation, however complex it be. Whenever you bought, with the period of the investment and the capital gains, and calculating the liability then becomes simpler. धीरेन्द्र जी दिल्ली से हमारे साथ फोन लाइन पर हैं विनोद जी, स्वागत आपका हम करते हैं, सवाल पूछ लें अपना। विनोद जी आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सवाल पूछिए। हेलो जी सर, पूरी टीम को मेरी तरफ से नमस्कार। नमस्कार जी। मैं धीरेन्द्र जी जानना चाहूंगा कि मेरे फाइनेंशियल एडवाइजर ने कुछ म्यूचुअल फंड स्कीम सजेस्ट की हैं, लेकिन वो एक होम बाय करना चाहता हूँ लॉन्ग टर्म में, उसके लिए सजेस्ट किए हैं। लेकिन बड़ा सवाल मेरे जहन में ये आता है, क्या लॉन्ग टर्म में म्यूचुअल फंड क्या रियल एस्टेट की इन्फ्लेशन को बीट कर पाएगा? थैंक यू।
मुझे लगता है कि म्यूचुअल फंड रियल एस्टेट के इन्फ्लेशन को बीट कर पाता है, लेकिन एक इसमें दूसरी समस्या है। चूंकि आप म्यूचुअल फंड को कभी भी बेच देते हैं, और मैं ऐसे निवेशकों से अभी भी बहुत आराम से मुझे अक्सर नहीं दिखाई पड़ते हैं जो 5 साल 10 साल 15 साल, अगर कोई शॉर्ट टर्म भी अपने मकान के बारे में सोचता है, किसी ने मकान इन्वेस्टमेंट के लिए भी खरीदा हो, तो उसके लिए 3-4 साल 5 साल पीरियड, होल्डिंग पीरियड होता ही है। लेकिन म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने के बाद लोग उतार चढ़ाव को, चूंकि म्यूचुअल फंड का रोज भाव बदल जाता है, और जब आप मकान खरीदते हैं तो रोज आपको उसका भाव नहीं पता चलता है, बल्कि जो पिछला जो सौदा हुआ था वो ही आपके लिए रेफरेंस होता है। तो मुझे लगता है कि म्यूचुअल फंड के दूसरे फायदे हैं कि मकान जरूर खरीदना चाहिए अगर आप उसमें रहते हैं, तो उधार लेके, लोन लेके भी खरीदना चाहिए, क्योंकि उस समय एक तो आप किराया भी बचाएंगे, टैक्स की छूट भी मिलेगी, और अगर 20-25% अपना मार्जिन लगाते हैं तो ये जो इमोशनल कंफर्ट है शेल्टर होने का, वो पैसे से भी ज्यादा वैल्यूबल होता है। वो आपको काफी स्टेबिलिटी प्रदान करता है, लेकिन निवेश के तौर पे बिल्कुल नहीं। मुझे लगता है जितनी सुविधा है, जिस टिकट का आप ये इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिस तरह से आपको मेंटेन करना पड़ता है, जिस तरह से किराएदार ढूंढना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि अगला किराया हमेशा मकान लगा रहे, इन झंझटों से बचने के लिए मुझे लगता है म्यूचुअल फंड अगर थोड़ा अभी तक लंबे समय में देखे तो डिपेंड करता है, मकान का जो अप्रिसिएशन है वो अलग अलग जगह पे बड़ा वेरिएबल रहा है, लेकिन मुझे लगता है ये एक बहुत आसान तरीका है म्यूचुअल फंड के जरिए एक बड़ी पूंजी इकट्ठा करना, एक रियल एसेट में पार्टिसिपेट कर पाना, जो कि महंगाई के साथ अप्रिशिएट कर पाता है। सुशील फ्रॉम दिल्ली इज ऑनलाइन विद अस। सुशील, वेलकम टू मार्केट मंत्र, अपना सवाल पूछिए। हाँ, नमस्कार जी मार्केट मंत्रा की टीम को, और प्रेफरेबली धीरेन्द्र जी को विशेष रूप से। सर, मैं आपसे सलाह चाहता हूँ कि मेरी डॉटर, उसने अभी ही जॉब करना स्टार्ट किया है और उसकी जो है वो टैक्स बर्डन के अंडर आती है, तो मेरा एक आपसे सजेशन चाहता हूँ कि मैंने उसको सलाह दी है कि वो 75,000 रुपये अपना पीपीएफ में डाले, और बाकी जो रेस्ट ऑफ द अमाउंट है वो टैक्स के ईएलएसएस फंड में डाले। तो मैं सर धीरेन्द्र सर से एक विशेष रूप से चाहूंगा कि वो मुझे कौन से ऐसे फंड बोले जिसमें उसको मैं स्टार्ट करा सकता हूं, और उसको नॉर्मल फंड्स के लिए सर क्या मैं यूटीआई 50 में और नेक्स्ट 50 में भी उसको अभी स्टार्ट करवा सकता हूं क्या मैं? और आपकी विशेष राय चाहूंगा धीरेन्द्र जी से। ये ढेर सारे और अच्छे टैक्स सेविंग फंड है और ये जरूर लगाना चाहिए। फिक्स्ड इनकम जो पीपीएफ है वो एक तरह से लंबे समय का रेगुलर रिटर्न देने वाला है, और उसके सेफ्टी के बारे में बिल्कुल कोई सवाल नहीं है। लेकिन जिस अवधि के लिए लगा रहे हैं, मुझे भरोसा है कि पिछले 15 साल को भी अगर हम देखें, जिसमें सारे उतार चढ़ाव के बावजूद ये इक्विटी फंड बेहतर रिटर्न दे पाएंगे। कुछ फंड जो अगर मुझे गिनाना हो टैक्स सेविंग के लिए, आदित्य बिरला सन लाइफ का टैक्स रिलीफ, एक्सिस का टैक्स रिलीफ, या डीएसपी ब्लैक रॉक का टैक्स रिलीफ, एक दो और भी बड़े शानदार फंड है, तो इसमें लगाना चाहिए। दूसरा, शुरुआत के लिए जरूर ये निफ्टी 50 और नेक्स्ट 50, और जब आप इंडेक्स फंड का चुनाव करें तो एक सिंपल आधार ये है कि वो इंडेक्स फंड जिसका खर्चा एक्सपेंस रेशियो सबसे कम हो, वो ही आपका आधार होना चाहिए चुनाव करने के लिए। Dhirendra, there are, of course, you mentioned 2 index funds right now, the Nifty 50 and the Next 50. There is a new concept that seems to be gaining ground, and that is about the equal weightage index. Now, how is because a lot of people believe that financials have a very high 30 to 40% weightage in indices, so this equal weightage concept is there. Is that a better alternative to the normal index that is Nifty or Nifty Next 50? But at a certain level, mutual funds are in the business of, creating new product, attracting new investors with a new storyline. I think there is a merit. There's a merit for an index fund, and there's a merit for an equal weighted fund, equal weighted index. But I would say that the merit of the index fund far outweighs this equal weighted, because it entirely depends. The performance is entirely a function of the time period that you choose. I think Indian investors, they don't invest in equity. As you just heard the question, that the starting point is public provident fund, or it's a bank recurring deposit or a bank deposit. So start with equity anyway.
whether you start with a balanced fund, with an index fund, with an equal weighted fund, or an actively managed fund, or a tax saving fund, and do it for 5 years. I think the regular investment on a 5-year basis for a 5-year period, the difference is very difficult to anticipate which will be the best. But my hunch is that in all of them, one will be better off compared to a fixed income on taxation as well as appreciation. हमारे साथ छत्तीसगढ़ से फोन लाइन पर हैं प्रदीप जी, स्वागत है आपका। जुड़ चुके हैं प्रदीप, आप सवाल पूछें। हेलो जी, आप जुड़ चुके हैं, सवाल पूछिए। जी सर, मार्केट मंत्र की टीम को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। जी नमस्ते। जी, मेरा ये म्यूचुअल फंड से रिलेटेड मेरे 3 सवाल हैं। पूछें। जी, इसमें मेरा ये पहला सवाल है कि जब हम म्यूचुअल फंड में हम ये लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म की बात करते हैं, तो कितने साल को हम लॉन्ग टर्म एंड कितने साल को शॉर्ट टर्म कहते हैं? जी। एंड मेरा दूसरा सवाल है, म्यूचुअल फंड में जब हम SIP के थ्रू अगर इन्वेस्ट करें तो ये ज्यादा बेनिफिशियल है या लमसम के थ्रू इन्वेस्ट करें ये ज्यादा बेनिफिशियल है? और तीसरा सवाल है कि जैसे अगर हम ऑटो सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहें म्यूचुअल फंड के थ्रू से, ऑटो सेक्टर आई मीन अगर मान लो जो कंपनियां इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बना रही हैं, तो अगर हम म्यूचुअल फंड के थ्रू से इन्वेस्ट करना चाहें तो उसका क्या प्रोसेस होता है? जी, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म एक तो सर है। लॉन्ग टर्म का इक्विटी के लिए लॉन्ग टर्म है 1 साल, और फिक्स्ड इनकम फंड डेट फंड में पैसा लगाते हैं अगर आप, या ऐसा फंड जिसमें कि इक्विटी का जो एलोकेशन है वो 65% से कम है, तो उसको 3 साल होल्ड करना पड़ता है लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट के लिए। दोनों का लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म का ट्रीटमेंट अलग अलग है इक्विटी और डेट के लिए। इक्विटी के शॉर्ट टर्म पे 15% आपको टैक्स लगता है, 10 और 1 साल से ज्यादा होल्डिंग पे 10% टैक्स लगता है गेन्स का। डेट के केस में 3 साल से कम की जो आमदनी है, जो बढ़ोतरी है गेन्स है, उस पे वो आपकी आमदनी में जोड़ दिया जाता है और उसी टैक्स मार्जिनल रेट पे टैक्स किया जाता है। और 3 साल से ज्यादा का अगर आपका फिक्स्ड इनकम फंड का इन्वेस्टमेंट है तो उस पे टैक्स लगता है इंडेक्सेशन के बाद 20%। दूसरा नजरिया है कि लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म जो हम अपनी बात में करते हैं, अगर आप इक्विटी के नजरिए से देखें कि ऐसी अवधि जिसमें कि आपको आपके नुकसान की संभावना काफी कम हो जाती है अगर आप लगातार लगाते हैं या एक साथ लगाते हैं, तो वो अवधि आपकी इक्विटी के लिए 5 साल होनी चाहिए। ये जो टैक्स का जो डेफिनेशन है वो सफिशिएंट नहीं है। Jitendra from Jaipur is online with us. Jitendra, welcome to Market Mantra. Please ask your question. हाँ सर, फोकस फंड क्या होता है और फंड ऑफ फंड FOF? फोकस फंड आपने देखा होगा कि जिस भी हर एक कैटेगरी में ये जो फंड होते हैं एक्टिवली मैनेज फंड है वो 30, 40, 50, 60 साइज पे निर्भर करता है। स्मॉल कैप फंड में बहुत सारे शेयर्स होते हैं क्योंकि वहां पे किसी एक खास कंपनी में लगाने की सीमा है, उससे ज्यादा किसी फंड के लिए लगाना संभव नहीं होता है और फंड वो बड़ा हो जाता है तो ढेर सारे स्टॉक्स होते हैं। बड़ी कंपनियों में, लार्ज कैप फंड्स में जो कि बड़ी कंपनियों में पैसा लगाते हैं, वहां पे फंड के पास आजादी है कम शेयर में लगाने की, लेकिन उसके बावजूद फंड डाइवर्सिफाई करते हैं। 30-40 शेयर उसमें दिखता है अगर फंड बड़ा हो जाए या छोटा हो जाए। फोकस फंड ये कहता है कि हम कुछ खास शेयरों में पैसा लगाएंगे, कुछ खास सेक्टर पे फोकस करेंगे या कुछ खास कंपनियों पे फोकस करेंगे, और ये आमतौर पे 10 से 20 शेयर में पैसा लगा हुआ है। इसका फायदा है और इसका नुकसान है। इसका फायदा यह है कि जब अगर फंड मैनेजर सही हुआ तो आपको रिटर्न खासा अच्छा मिलता है, और खासा नुकसान होगा अगर ये उसकी सोच और उसका आकलन ठीक नहीं हुआ तो। और फंड ऑफ फंड एक ऐसा फंड है जो कि आपका लगाया हुआ पैसा कई दूसरे म्यूचुअल फंड में लगता है। आइए चलें गाजियाबाद से हमारे साथ हैं गौरव जी, स्वागत है आपका। आप कार्यक्रम से जुड़ चुके हैं, सवाल पूछिए। नमस्ते धीरेन्द्र जी, नमस्ते मार्केट मंत्र टीम। सर, मेरे को ये सवाल टैक्स हार्वेस्टिंग को लेकर, अगर कोई एक इन्वेस्टर है जिसका करीब 10 या 20 लाख रुपए लगा हुआ है और CAGR उसको 10% मिल रहा है साल में, 10-15% जो भी है, उसको हर साल 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन अगर वो प्रॉफिट बुक नहीं करता है तो उसको एट द एंड ऑफ 10 years ही विल लूज अबाउट 1 लाख रुपीज। हर साल 10-10 हजार रुपए का नुकसान हो जाएगा। और जो प्रॉफिट बुक करके फिर से इन्वेस्ट हो जाता है उसी स्कीम में या कोई सिमिलर स्कीम में, तो उसको 10,000 रुपए का प्रॉफिट होता है, बच जाता है उसके।
लेकिन उसको ही एंड तक चार्टर्ड अकाउंटेंट के रिटर्न फाइल करना इतना आसान नहीं है। तो सरकार ने ऐसा कुछ सोचा है कि जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, जो बेचारे हम सीनियर सिटीजन टाइप की जो लोग, कोई भी जो लोग हैं हमारे रिश्तेदार वगैरह, उनको ये सलाह दी जाती है कि आप बने रहिए, प्रॉफिट बुक करके वापस इन्वेस्ट। इस बारे में सरकार ने कुछ सोचा है क्या? इसके लिए कोई आपका कोई इसका कोई इलाज है क्या? इसका कोई सोल्यूशन है क्या? और दूसरा सर, इस वक्त मिड कैप, मल्टी एसेट फंड और हाइब्रिड तीनों में से किसमें आपके हिसाब से जाना चाहिए फॉर अ लॉन्गर 3 to 5 ईयर? थैंक यू। जी हाँ, ये एक फायदा हो सकता है किसी निवेशक का, लेकिन इसका बहुत अंतर नहीं पड़ता है। अगर आप देखें कि जो आपको टैक्स की छूट मिलती है, जिसमें कि सालाना कैपिटल गेन्स जो आप साल में रियलाइज करते हैं और उसको उसको रियलाइज करके आप दोबारा लगा देते हैं, जिसको टैक्स हार्वेस्टिंग कहा जाता है, तो वो आप हर साल उतना टैक्स बचा सकते हैं जो कि आखिरी में जब आपको पैसे की जरूरत होगी तो उस टैक्स से बचा जा सकता है। लेकिन इसकी जो रकम है, एक तो कि ये हर साल करना संभव नहीं हुआ। किसी साल आप शेयर में जो इक्विटी में जो रिटर्न मिलता है, कुछ सालों में खासा अच्छा रिटर्न मिल जाता है, कुछ साल में नहीं मिलता है, कुछ सालों में नुकसान होता है। और इस वजह से एक तो आपको सेलेक्टिव होना पड़ेगा। जरूरी नहीं है कि ये पैसा आप लगाएं हर साल आपके लिए संभव हो, और अगर हो सके तो करिए। और टैक्स रिटर्न तो फाइल करना बहुत आसान हो गया है, और कैपिटल गेन स्टेटमेंट भी आपको ये मिल जाता है, तो ये आपको खुद करना चाहिए। अगर आपको सीए की इसके लिए खासी मदद लेनी पड़ती है, तब मेरी सलाह होगी कि आप इसको रहने दीजिए, लगा रहने दीजिए और ये बढ़ने दीजिए, क्योंकि जो 10-15 साल 20 साल में जो इसका जो असर होगा, और ये आप हर साल अगर मान लीजिए 10% वो जो टैक्स की जो छूट 2 लाख रुपए तक पे मिलती है, उस पे अगर आप उसको ले भी लेते हैं तो वो कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं आएगा। और एक तो ये हर साल आपको मौका नहीं मिलेगा। अगर आसानी से कर पाते हैं जरूर कीजिए, अन्यथा मत कीजिए, क्योंकि जो ये इन्वेस्टमेंट का जो रिटर्न है ये 10-15 साल में खासा अच्छा हो जाता है। और ये आमतौर पर उसे ही मिलता है जो अपना निवेश को लंबे समय तक लगाते हुए भूल पाते हैं। Mahesh from Delhi is on live line with us. Mahesh, welcome to Market Mantra. Please ask your question. Yeah, good evening, sir. Sir, what are the guidelines if I want to build a portfolio for the pension purpose? So, I'm not, including the normal pension fund and or the PPF or NPS. I want to build a portfolio exclusively based on the mutual fund. Yeah. There is a simple, I think, it will be, it will cause you a little anxiety. It does not offer you a guarantee, but I think it can more than do for preparing for your retirement. One is that the investment that you make for retirement, you should keep in mind that it is a non-negotiable, untouchable money. You will not touch it till you retire. That it requires a great deal of discipline. The other is that choose till you are 5 years away from your retirement. Maybe your retirement corpus can entirely be in equity, and be in equity, and diversify. Be with multi-cap fund, flexi-cap fund, so that you are able to efficiently diversify with convenience. Regularly accumulate your money and give it as long a time as possible. And once you approach your retirement, then maybe 2, 3, 4, 5 years before that, start preparing for it. Maybe the likely income requirement from your investment, in an annual requirement, 5 years before you need it, have it in a fixed income fund. Then another year, 2, 3 years before you retire. So that way, you will have 2, 3 years of income requirement lying in fixed income, which will not depend on the state of the market. That will also provide you a very different premise to think, and not get anxious about your investment. So have as much equity as possible, diversify, regularly accumulate, and start preparing for it by moving your money into fixed income and before your retirement. And make sure that, in the initial years, your withdrawal rate is not more than 6%. Whatever be the accumulation, make sure that it is 6%, because if assuming that, 8 to 9% is going to be the investment return, then a part of the money, even in your retirement, will be left with as your investment, so that it can support a higher income. Because the money also needs to grow in your retirement.
if you consume all the returns generated by your investments in your retirement, your capital will remain constant and you run the risk of outliving your savings. हमारे साथ नोएडा से फोन लाइन पर हैं सुरेश जी, स्वागत है आपका, सवाल पूछिए। सर, मेरी मार्केट मंत्री टीम को बहुत बहुत नमस्कार और विशेषकर धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी को। सर, मेरा एक सवाल है कि मैं एक सीनियर सिटीजन हूं और मेरी उम्र लगभग 70 इयर्स है। तो मैंने कुछ साल पहले म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया हुआ है अपने रिटायरमेंट सेविंग्स, जिसकी वैल्यू अभी 60 लाख के लगभग है। तो लेकिन इसका 80% से ज्यादा हिस्सा इक्विटी फंड्स में है। तो सर, मुझे आपसे ये सलाह चाहिए कि क्या ये बहुत ज्यादा रेशो है और मुझे इसको थोड़ा रीबैलेंस करना चाहिए? आप रिटायर कब करने वाले? और अगर करना चाहिए तो फिर कैसे करें? मुझे 4-5 साल के लिए अभी पैसे की जरूरत नहीं। आपकी एज क्या है? धन्यवाद सुरेश जी। धन्यवाद। मेरे ख्याल से उनसे संपर्क छूट गया है, but I don't know, you'll have to assume an age probably 50 and then answer this question. जी, मैं मान के चल रहा हूं कि अभी आप 5-7 साल के बाद आप रिटायर करेंगे, इससे आपको आमदनी की जरूरत होगी। ये जो 80% इक्विटी है या 90% या 100% इक्विटी या 60% है, ये पूरी तरह निर्भर करता है कि आप कितने चिंतित होते हैं जब बाजार के उतार चढ़ाव से। अगर आप इस बाजार के उतार चढ़ाव से आपके आप आदी हो गए हैं, अभी भी आपके 4-5 साल है समय है। अगर मार्च 2020 में जब बाजार धड़ाम से गिरा था, उस समय भी आप अगर विचलित नहीं हुए थे, तो ये चिंता की बात नहीं है। ये इक्विटी एलोकेशन जरूर शुरुआती निवेशक के लिए कम होना चाहिए, क्योंकि जब पूरा पैसा बहुत रफ्तार से कम समय में गिरता है, जो कि अक्सर इक्विटी मार्केट में गिरता है और थोड़े ही समय के लिए गिरता है, लेकिन वो निवेशकों को इतना डरा देता है और खासकर नए निवेशकों को, वो बाजार से अपना पैसा निकाल के हमेशा के लिए चले जाते हैं। उससे बचने के लिए लोग, तो ये पूरी तरह निर्भर करता है कि आप कितने उतार चढ़ाव या गिरावट से आप कंफर्टेबल हैं। जो चीज आपको ध्यान देना चाहिए कि जब पैसे की जरूरत हो तो 2-3 साल पहले उसकी तैयारी शुरू कर दें। दूसरा, आपका पैसा वेल डाइवर्सिफाइड हो, और अभी भी अगर आप लगा रहे हैं तो धीरे धीरे लगाएं, एक साथ में लगाएं। जो भी पैसा 2-3 साल में चाहिए, उसकी तैयारी आपको धीरे धीरे निकालने की शुरू कर देनी चाहिए। Right. Let's move on to another story that we are tracking. Global crude oil prices posted their biggest weekly gain since late August, with market sentiment buoyed by easing concerns over the Omicron coronavirus variant impact on global economic growth and fuel demand. The Brent and US crude oil benchmarks each posted gains of about 8% this week, their first weekly gain in 7. Brent crude oil futures ended the week at $75.15 a barrel. US crude futures closed the week at $71.67 a barrel. बस यहीं पर श्रोताओं की ओर से धीरेन्द्र जी, हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। धन्यवाद आपका। श्रोताओं, हम आपको यह जानकारी देना चाहेंगे कि कल भी आप हमारे फोन इन कार्यक्रम में सम्मिलित हो सकते हैं संध्या 6:30 बजे। Thank you, Dhirendra, for answering all the questions with patience, and thank you, listeners, for participating in making this a lively program. Before we close this edition of Market Mantra, a reminder of the headlines. RBI Governor Shaktikant Das cautions depositors to be careful while chasing high returns. Foreign funds pull out 8,879 crore rupees so far in December. And Brent crude oil futures shoot up 8% during the week to end at $75.15 a barrel. And that's all that we have in this edition of Market Mantra. But as Manoj said, we will be back tomorrow at 6:30 with another edition of our interactive show. And you can call in on the same numbers and ask your questions, and our expert will answer them. Namaskar.